हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइज, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे संबंधित मैंने अगले वीडियो में बताया था कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके आगे वाले को आज मैं बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो बोर्ड एग्जाम है 18 तारीख को साइंस का, इनमें से 5-10 नंबर का अवश्य ही पूछेगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। चलिए हम बिना समय गंवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उस दिन 50 को मैं बताई थी अगले वीडियो में, आज उसके आगे का बताती हूँ। 51 नंबर में है, कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। तो ऑप्शन है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कर्निया में दोष पूछ रहा है यहाँ, कर्निया में दोष, तो वह अबिंदुकता दृष्टि दोष में ही होता है। अबिंदुकता दृष्टि दोष में, इस दोष में व्यक्ति एक ही स्थान पर स्थित दो लंबवत रेखा को नहीं देख पाता है। अगला है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। अबिंदुकता, जब व्यक्ति को अबिंदुकता दृष्टि दोष हो जाता है तो उसका जो चश्मा का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है। तो ऑप्शन है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है इसका दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर, कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि परिसर कहा जाता है। इसके बीच की दूरी को हम दृष्टि परिसर कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, देखने का जो एरिया है वह क्या होगा। तो ऑप्शन है इसका 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। अगला है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। ऑप्शन है दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब व्यक्ति को दूरदृष्टि होता है तो वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। ए होगा दूर की वस्तुओं को। अगला है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, यानी दूर दृष्टि दोष होने का रीजन पूछ रहा है। ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ दृष्टि दोष का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। इसका जो फोकस दूरी होता है तो वह अधिक हो जाता है, जिसके कारण वह दूर की वस्तु को देख पाता है किंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी। अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। तो ऑप्शन है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमाभि द्वारा, यानी सिलियरी मांसपेशियां इसको पश्चिमाभि द्वारा कहते हैं, पश्चिमाभि द्वारा। नेक्स्ट, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को किस रूप में परिवर्तित करता है।
विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत सिग्नल में। रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है, विद्युत सिग्नल यानी देखने के रूप में। अगला, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्रदान, जब कोई व्यक्ति अपने नेत्र का दान करेगा तो उसकी आयु कितना होगी, आयु का लिमिट क्या होगा? तो ऑप्शन है 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी होगा नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की एज। नेक्स्ट, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर उसका नेत्र निकालना है तो कितने घंटे के अंदर हमें निकाल लेना चाहिए? ऑप्शन है 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर और 10 से 12 घंटे के भीतर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 से 6 घंटे के भीतर हमें नेत्र निकाल लेने चाहिए। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर हमें जो नेत्र है उसको निकाल लेना चाहिए, 4 से 6। अगला, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शन है संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, बी एवं सी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी नेत्रदान कर सकता है, लेकिन संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन ऐसा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। लाल रंग का खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है, लाल रंग। इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसी कारण से भी किया दूर से दिखाई दे। अगला है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, अपने मार्ग से भटकता है, तो वह कौन सा वर्ण है, रंग है? तो ऑप्शन है लाल, बैगनी, पीला, नीला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। बैगनी सबसे अधिक विचलित होता है और लाल सबसे कम। यह बहुत ही VVI है, ऑप्शन नंबर सी। यह आप लोग याद रखिएगा, यह VVI है, यह एग्जाम में पूछने का चांसेस इसका रहता है। अगला है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन है नेत्रपटल, कर्निया, परिताड़िका, पुतली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्निया। इस झिल्ली को हम कर्निया कहेंगे, जिससे प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, तो उस एक झिल्ली होता है, उस झिल्ली को हम कर्निया बोलते हैं। अगला है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंग में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन है बैगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम है, आसमानी से कम है, सभी रंगों से कम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी दिए हैं इन सभी रंगों से कम है, इन सभी रंगों से कम है। लाल रंग के प्रकाश का विचलन सभी रंगों से कम है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसी कारण से इसका विचलन कम होता है। नेक्स्ट है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? ऑप्शन है शलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऊपर दिए दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिकाएं चूजे के दृष्टिपटल में नहीं होती है। शंकु कोशिकाएं। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है? तो गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घनाकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला चपटा दिखाई पड़ता है और रेड कलर भी दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, चपटा। नेक्स्ट, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण यानी रंग के लिए
मैक्सिमम होता है? तो ऑप्शन है लाल, पीला, बैंगनी, आसमानी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो कांच का अपवर्तनांक होता है वह बैंगनी वर्ण के लिए सबसे अधिक होता है। कांच का अपवर्तनांक बैंगनी वर्ण के लिए सबसे अधिक बैंगनी। नेक्स्ट है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? पीला, बैंगनी, काला, नीला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब लाल गुलाब को हम हरे प्रकाश में रख कर देखते हैं तो वह हमें काला कलर का प्रतीत होता है, काला काला। अगला, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, ए, बी एवं सी तीनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल है, नीला है, हरा, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए, बी एवं सी तीनों। यह प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है क्योंकि इन वर्णों को ही मिलाकर अन्य वर्ण प्राप्त किए जाते हैं। इसी कारण से लाल, नीला और हरा को प्राथमिक वर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। जब पेशियां शिथिल हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब पेशियां शिथिल हो जाएगी तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर होगा, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो अति सूक्ष्म कण है वो नीला को प्रकीर्ण सबसे ज़्यादा करते हैं, नीला। नेक्स्ट है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? निर्गत कोण का मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन है LR के बराबर होगा, LR से छोटा होगा, LI प्लस LR के बराबर होगा, LI के बराबर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, LI के बराबर होगा। जो निर्गत किरण है वो LI के बराबर होगा, LI के बराबर होगा। अगला है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो ऑप्शन है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी, 2 मिनट। नेक्स्ट, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? पीला, लाल, नीला, काला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो ऑप्शन है 10⁻10 मीटर, 10⁻8 मीटर, 10⁻11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम का मान होता है। यह तरंगदैर्घ्य का एक SI यूनिट होता है, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर भी होता है। अगला, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो ऑप्शन है परिवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म से ओनली फॉर वर्ण विक्षेपण की घटना ही घटती है प्रिज्म से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है प्रिज्म से, क्योंकि वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। जो प्रकाश जाता है, श्वेत प्रकाश जब जाता है प्रिज्म से तो वह 7 वर्णों में बढ़ जाता है, तो उसे ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज़्यादा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो दूरदृष्टि दोष होता है। इसी कारण से दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है किंतु निकट की वस्तु को नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना के आगे पूछ रहा है, आगे बनता है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, इनमें से कोई नहीं। तो जब रेटिना के आगे प्रतिबिंब बने तो वे निकट दृष्टि दोष होता है और जब पीछा बनता है तो दूर दृष्टि दोष होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अगला, नेत्र की संचरण क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जब नेत्र की संचरण क्षमता कम हो जाएगी, जो उसका देखने की क्षमता है या फोकस दूरी है वह कम हो जाएगी तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? तो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष और वर्णाधनता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जारा दृष्टि दोष। जब नेत्र लेंस की संचरण क्षमता कम हो जाएगी तो व्यक्ति को जारा दृष्टि दोष होता है, जारा दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति को निकट और दूर दोनों दृष्टि दोष हो जाता है। अगला है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का क्या रीजन है? ऑप्शन है वायुमंडलीय अपरिवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण जो तारे होते हैं आकाश में स्थित वे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या है? ऑप्शन है परिवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विकिरणन, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। जो स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जो घटना होता है, वर्ण विक्षेपण की जो घटना वह घटना अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़कर विभिन्न सभी दिशाओं में फैलती है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं या फिर पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण है नीले रंग को वायुमंडल के जो कण होते हैं वे नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न। आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से 5-10 नंबर का क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से प्रत्येक ईयर्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।